गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री को कवर कर रहे थे। केमिस्ट्री की पहली चैप्टर हम पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके थे और कुछ टॉपिक्स को आज लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। इसके पहले वाले टॉपिक्स को हमने कवर किया है और आज हमारी पहली टॉपिक यह है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि साइंस को आप रटने की कोशिश मत करिए कि कोई डेफिनेशन आएगा या जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है आप उसे रट लीजिएगा और उसे आप याद करने की कोशिश करिएगा तो शायद आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप समझने की कोशिश करिए, इसीलिए मैंने सिर्फ टॉपिक्स लिखा है। मैं चीजों को बस बताना चाहता हूं कि आप उसे समझ पाइए। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम में पहला नियम हमारा यह है कि समीकरण में अभिकारक को उनके संकेतों एवं सूत्रों के साथ, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को संकेतों एवं सूत्रों के साथ समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को संकेतों एवं सूत्रों के साथ बाईं ओर लिखा जाता है। यदि अभिकारकों की संख्या एक से अधिक होती है तो उनके बीच प्लस का धन का चिन्ह दिया जाता है। फिर यही बात तीसरे नंबर रूल्स पे कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण में प्रतिफल के संकेतों एवं सूत्रों के साथ समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे इस चीज को हम अभी इसको एक सूत्र के साथ समझाते हैं। फिर यदि उसकी प्रतिफल की संख्या एक से अधिक है तो उनके बीच भी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। चलिए इसको समझते हैं एक रासायनिक समीकरण से। H2 प्लस O2 H2। इसमें जो अभिकारक के संकेत एवं सूत्र हैं उसको हमने बाएं तरफ लिखा, अभिकारक को संकेत एवं सूत्र के साथ बाएं तरफ, और जो प्रतिफल बन रहा है उसको समीकरण के दाहिने तरफ। उसके बाद से यदि एक से अधिक संख्या है तत्वों की या यौगिकों की अभिकारक में तो उसके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। यदि प्रतिफल में भी एक से अधिक संख्या बने तो उसके साथ हम प्लस का चिन्ह देंगे और दोनों के बीच में आपको पता है तीर का चिन्ह देते हैं। बस रासायनिक समीकरण को लिखने का यही रूल है, सामान्य रूल। अभी हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। जितने चीज को हम यहाँ पे पॉइंट आउट करके दिखाए थे आपको, उसको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। जब ये पूछ ले, लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है, तो आप उसे वर्ड्स में लिख सकते हैं। लेकिन तब लिख सकते हैं जब वो समझ में आ जाए। आप उसे कोशिश करिए कि मैं 5 पॉइंट आपको लिखवा दूं और आप उसे रट लीजिएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप समझ लीजिए, सिंपल सी बात आपको मैंने बताया कि अभिकारकों को तीर चिन्ह के समीकरण के बाईं तरफ लिखा जाता है, संकेत एवं सूत्र के साथ प्रतिफल को दाएं तरफ। एक से ज्यादा हो तो अभिकारक में उन्हें प्लस के चिन्ह से साथ जोड़ा जाता है। प्रतिफल में भी वैसी स्थिति है, एक से अधिक हो तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है और दोनों के बीच तीर चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। किसी भी केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको भी, ये भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में। और आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसे भी अगर रटने की कोशिश करिएगा तो नहीं हो पाएगा, बस आप समझने की कोशिश करिए। जैसे एक हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं और फिर इसी पे चीजों को हम समझाएंगे आपको। N2 प्लस H2 आपको पता है क्या बनता है, NH3 2 3 बैलेंस हो गया। चलिए अब चीजों को हम देखते हैं। रासायनिक समीकरण से हमें प्राप्त होता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, क्या क्या मिलकर के अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक पहला हमें क्या सूचना मिल रही है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, यानी कि अभिकारक कौन कौन से हैं। दूसरा, हमें रासायनिक समीकरण से अभिकारकों के तत्वों, यौगिकों, संकेतों और सूत्रों की भी जानकारी प्राप्त होती है।
ये हो गया। दूसरी चीज हमें ये भी पता होता है रासायनिक समीकरण से हमें ये भी सूचना प्राप्त होती है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल के रूप में किन वस्तुओं का, किन पदार्थों का निर्माण हो रहा है। पहला, अभिकारक कौन कौन से हैं, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन से पदार्थ ले रहे हैं। दूसरा, अभिक्रिया के फलस्वरूप किन पदार्थों का निर्माण हो रहा है, यह रासायनिक समीकरण से हमें प्राप्त हो गया। तीसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थों, अर्थात अभिकारक में जो पदार्थ हैं, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, उनके आपेक्षिक, उनके अणुओं या परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे यहां पे देखिए, पहला चीज हमने कहा कि इसमें क्या क्या भाग ले रहा है। ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, और बन क्या रहा है, अमोनिया। चलिए, दूसरी चीज हमने कहा कि तीसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है कि इनमें जो अभिकारक हैं उनके परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी है। नाइट्रोजन में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। हाइड्रोजन में 3 दूनी 6। यहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये नाइट्रोजन 2 और 2 3 6 8। आप इसे कहिए 2 अणु, 2 अणु का निर्माण हो रहा है। यहां पे अमोनिया के 2 अणु का निर्माण हो रहा है, दैट इज ए कंपाउंड, और ये एलिमेंट है, तत्व है। अगला है, अगला इंफॉर्मेशन हमें, तीसरा इंफॉर्मेशन हमने बात किया था कि इससे हमें परमाणुओं और अणुओं की, अभिकारक के परमाणुओं और अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी होती है। चौथा इंफॉर्मेशन क्या मिला कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल बने हैं उनके परमाणुओं और अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी हमें हो जाती है रासायनिक समीकरण से। अगला इंफॉर्मेशन कि उसके मोल कितने हैं, अभिकारक में कितने मोल हैं, प्रतिफल में कितने मोल हैं, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे 1 मोल, क्योंकि कोफिशिएंट इसका 1 है। यहां पे 3 मोल, और यहां पे 2 मोल। तो मोल की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा अगर 5वें की बात करें तो हमें अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमानों की और द्रव्यमानों के अनुपात की भी जानकारी हो जाती है। जैसे मैं कहूं कि इसमें कितने द्रव्यमान है, इसके नाइट्रोजन के, एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो है 14 होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां पे 2 हैं नाइट्रोजन के, तो 28 ग्राम। इसके 6, इसके 2 नाइट्रोजन है, 28 और 6 34 ग्राम। तो हमें द्रव्यमान की भी तो जानकारी प्राप्त हो रही है। फिर ऐसे ही हमें आयतन की भी जानकारी होती है, 1 आयतन, 3 आयतन और 2 आयतन। अगर वो पदार्थ गैसीय हो तो हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। पहली सूचना हमें क्या मिली कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, उनके संकेत एवं सूत्र की जानकारी भी प्राप्त होती है। दूसरी सूचना हमें कि प्रतिफल में अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल बन रहा है उसमें किस चीज का निर्माण हो रहा है, किस पदार्थ का। तीसरा इंफॉर्मेशन हमें यह मिल रहा है कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिए हुए हैं, यानी कि जो अभिकारक है, उनके परमाणुओं और अणुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिफल में भी हमें परमाणु और अणुओं की संख्या की जानकारी हो पाती है। अभिकारक के मोल और प्रतिफल के मोलों की जानकारी होती है, उनके अनुपात की भी जानकारी होती है, क्योंकि हम अनुपात निकाल सकते हैं यहां से। इसके अलावा हम उनके अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान एवं उनके अनुपात की भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई पदार्थ गैसीय है तो उसके आयतन की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है किसी रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप जो मैं चीजें बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ ये समझा है, जो मैं चीज बोल रहा हूं आप उसे शब्दशः लिख सकते हैं, पॉइंट आउट करके, नंबर देके 5-6 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। लेकिन मैं इसे एक शब्द के रूप में नहीं लिख रहा, क्योंकि
ये रटने की चीज नहीं है, सिर्फ समझने की चीज। अगर आप समझ गए तो उन चीजों को आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है रासायनिक समीकरण के लाभ, प्रॉफिट्स ऑफ इक्वल केमिकल इक्वेशन। इसके जो प्रॉफिट है उसकी हम बात करते हैं। बस आप मेरी बातों को ध्यान सुनना। रासायनिक समीकरण के जो लाभ है आप ऐसे लिख सकते हो कि रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने से हमें समय की बचत होती है और कागज की बचत होती है। जैसे मैं एक बात कहूं कि अगर आपको लिखना हो कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक अणु का निर्माण करते हैं, तो इसको लिखने में आपको समय भी लगेगा और कागज भी लगेगा। और इसी को अगर हम समीकरण के रूप में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना समय का ही बचत हुआ और कागज का ही बचत हुआ। तो रासायनिक समीकरण का पहला लाभ यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने से हमें कागज और समय दोनों की बचत होती है। दूसरा लाभ यह है कि किसी भी रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के लिए हमें अभिकारक की कितनी मात्राओं की जरूरत होगी। जैसे मैं कहूं कि अगर मुझे ये जानना हो कि मुझे अगर 1 kg कोई प्रोडक्ट प्राप्त करना है तो हमें कितना अमाउंट का रिएक्टेंट इस्तेमाल करना होगा, ये हमें पता चल जाता है रासायनिक समीकरण से। मैं क्या कह रहा हूं कि रासायनिक समीकरण से हम किसी भी रासायनिक समीकरण से एक प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के लिए अभिकारक की एक निश्चित मात्रा की गणना कर सकते हैं रासायनिक समीकरण से। जैसे मान लीजिए कि हमें दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये 2 अणु प्राप्त करना हो, तो हमें पता है ना कि हाइड्रोजन के कितना अमाउंट चाहिए और क्लोरीन का कितना अमाउंट चाहिए। ये प्रॉफिट हो गया। तीसरी लाभ रासायनिक समीकरण से ये है कि पूरी दुनिया में एक ही संकेत और सूत्र का इस्तेमाल पूरी दुनिया के साइंटिस्ट करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। तो स्टडी के लिहाज से देखा जाए, अध्ययन के लिहाज से देखा जाए तो ये आसान हो जाता है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि आप चीनी कहते हैं, हम इंडिया में चीनी को चीनी कहेंगे, हिंदी में कहते हैं, तो इंग्लिश में शुगर कहते हैं। लेकिन अगर किसी और देश में जाइएगा तो उसकी और भी भाषा हो सकती है, उससे अलग अलग भाषाओं में आप अलग अलग कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को, चीनी को हम साइंटिफिक तौर पे देखें तो सुक्रोज कहते हैं, जो कि इंडिया में भी स्टूडेंट या साइंटिस्ट जो भी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जो हैं वो साइंटिफिक रूप से हम उसे सुक्रोज कहते हैं। इंडिया से बाहर किसी भी देश में जाए तो सुक्रोज ही कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि, और अगर संकेत भी दिखाना जैसे हाइड्रोजन है तो H से ही आपको यहां पर भी स्विच किया जाएगा और H से ही इंग्लैंड में स्विच किया जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और वहां पे कुछ और होगा। तो पूरी दुनिया में एक ही तरह के संकेत एवं सूत्रों का इस्तेमाल होता है किसी भी तत्व और यौगिक के लिए। तो होता क्या है कि स्टडी के लिहाज से आसान हो जाता है, अध्ययन की दृष्टि से रासायनिक समीकरण हमें आसान कर देता है पढ़ने के लिए, किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए। तो ये रासायनिक समीकरण के लाभ हो गए।